डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का पेपर सोल्यूशन में। और आज हमारा डिस्कशन जो है वो GSSB के EE पेपर का है। एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर गुजरात सेकेंडरी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, कोई इसे गुजरात सबऑर्डिनेट भी कहता है। चाहे ये जो भी हो, वैसे हैं ये सबऑर्डिनेट या सेकेंडरी ही, क्योंकि जो मेजर बॉडी है वो तो GPSC है। तो आज इनका पेपर डिस्कशन हम करने वाले हैं, डिटेल में सोल्यूशन करेंगे, बट टेक्निकल पार्ट का करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए वीडियो के PDF के लिए। और ये आपके लिए ग्रुप बनाया गया है, इसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इन सारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 41, जहाँ से टेक्निकल स्टार्ट होता है। इससे पहले का जो पोर्शन है वो गुजराती में है, इसलिए मुझे भी नहीं आता है। तो होप्स हो कि आपने उसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं से ढूंढ लिया होगा या फिर मिल जाएगा आपको। हम टेक्निकल का सोल्यूशन यहाँ पे करने वाले हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द फैक्ट दैट द आइडियल रीजनरेटिव साइकिल इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। क्या होती है रीजनरेटिव साइकिल, पहले आप ये देख लो, फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि उसका रीजन क्या है। ये साइकिल है, जैसे हमको अब रीजनरेटिव बनाना है। रीजनरेटिव का मतलब ये होता है कि टरबाइन से कुछ एनर्जी को हम लेते हैं और उसको कहाँ पे भेज देते हैं, हमारे फीड वाटर में। जो पंप हो रहा है, जो कंडेंसर से हमारा आ रहा है, दोनों को मिक्स करके हम पंप में उसे फीड करते हैं। यहाँ से फ़ायदा क्या होता है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। रीजनरेशन का फ़ायदा क्या होता है कि हम उस हीट को यूटिलाइज़ कर पाते हैं। कौन सी हीट को? जो हीट बेसिकली टरबाइन से बाहर निकल रही होती है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि टरबाइन से बाहर हीट कैसे निकल रही है। हमने तो पढ़ा है कि ये एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, मतलब एडियाबैटिक सरफेस होता है इसका। यहाँ से हीट रिजेक्शन तो होगा नहीं, बट ऐसा कोई सरफेस आप कैसे बना सकते हो जहाँ से हीट रिजेक्शन हो ही ना। तो यहाँ से हीट रिजेक्शन होता है और हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट करके उसको फीड वाटर में सप्लाई कर दें, जिससे जो हीट लॉस में जाती है उस हीट को हम क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ से जो वाटर जाता है उसको अल्टीमेटली यहाँ पे हमको कोल बर्न करके, ऑयल बर्न करके हीट तो देना पड़ता है, और यहाँ से हम फ्री में हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ने वाली है। बट डिफ़िकल्टी क्या आती है, क्या ये आसान बात है कि जो टरबाइन से हीट निकल रही है उसको आप रीसर्कुलेट कर दो? नहीं जी, बिल्कुल ये आसान बात नहीं है प्रैक्टिकली। तो इसलिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। कई सारे चैलेंजेज आते हैं। जैसे पहला है, द रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इनफाइनाइट टाइम। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप रिवर्सिबल हीट ट्रांसफ़र करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये प्रोसेस आपका रिवर्सिबल रहे, स्टिल जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं चाहिए किसी भी सिस्टम को रिवर्सिबल होने के लिए। आपको पता है कि उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप की रिवर्सिबिलिटी होना चाहिए, मतलब मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अगर किसी टेम्परेचर पे, किसी डिफिनेट टेम्परेचर पे आप हीट ट्रांसफ़र कर रहे हो, मतलब वहाँ पे क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम ब्रेक होगा। और ये तो होगा ही होगा, इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। तो खैर ये वाला आपका सही है। इनफाइनाइट अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो, मतलब रिवर्सिबल हीट चाहते हो, तो इनफाइनाइट टाइम देना पड़ेगा। इट इज मैकेनिकली इम्पॉसिबल टू एक्सचेंज हीट फ्रॉम द टरबाइन। अब आप देखो ना, एक मूविंग है, इतना बड़ा पोर्शन होता है टरबाइन का। भाई आपके पूरे फर्स्ट सेकंड फ्लोर इतनी बड़ी होती है टरबाइन, बड़े पावर प्लांट की। अब वहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉब हो जाती है। मैकेनिकली इतना पॉसिबल नहीं है कि हम वहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। तो बिल्कुल ये भी एक तरह का ऑब्स्टेकल होता है हमारे पास से कि एक मूविंग इतना बड़ा स्ट्रक्चर से, जो आउटर सरफेस है, वहाँ से हीट को हम एक्सट्रैक्ट करें। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द स्टीम इन द टरबाइन विल बी हाई। देखो एक चीज़ और होगा कि जब यहाँ से आप एक्सट्रैक्शन करोगे, उससे पहले ऑलरेडी हम ये मान के चलते हैं कि सिचुएशन कंडीशन में यहाँ से बाहर निकलता है, मैक्सिमम हीट को हम टरबाइन में एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऊपर से अगर आप हीट ट्रांसफ़र स्टार्ट करना शुरू करते हो तो उससे क्या होगा, कंडेंसेशन बढ़ेगा इसमें। और जैसे ही कंडेंसेशन बढ़ेगा, लिक्विड फॉर्म होगा और उसके वजह से हमारे टरबाइन में हैमरिंग बढ़ेगी, टरबाइन का इरोजन के चांसेस रहेंगे। तो इन शॉर्ट ये सारे रीजंस होते हैं प्रैक्टिकली हम देखें, जिसके वजह से थोड़ा सा ये फिजिबल सोल्यूशन नहीं है हमारे लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है, इन स्मॉल लॉट प्रोडक्शन फॉर द मशीनिंग टी स्लॉट ऑन द मशीन टेबल इट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड। कहाँ पे यूज़ किया जाता है इसको जनरली यूज़ किया जाता है वर्टिकल मिलिंग मशीनिंग में। मैं जनरली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका यूज़ बहुत सारे जगह होता है। टी स्लॉट की क्लैंपिंग का हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, इस टाइप से ऑब्जेक्ट को हम क्लैंप करके इसमें रखते हैं।
अब क्या बहुत सारे जगह यूज़ करते हैं, बट जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसके हिसाब से इन जनरल अगर हम कहें तो मैक्सिमम इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, वर्टिकल मिलिंग मशीन पे किया जाता है। चूँकि हमको एक ही ऑप्शन चूज़ करना है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस रिजल्ट इन द स्मॉलेस्ट हीट इफेक्टेड जोन। अब ये हीट इफेक्टेड जोन क्या होता है, मान लीजिए आप कहीं पे वेल्डिंग कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं कि जो वेल्ड जोन होगा वहीं का टेम्परेचर बढ़ेगा। सपोज आप दो चीज़ का वेल्डिंग कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं कि बस यहीं का टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पे वेल्डिंग हो रही तो डेफिनेटली ये मेटल की वेल्डिंग कर रहे हो, नॉन मेटल का भी कर रहे हो तो भी मेटल पे करोगे तो हीट इफेक्टेड जोन थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि तेज़ी से हीट ट्रांसफ़र होगा वहाँ पे। और नॉन मेटल का करोगे जो हीट का कंडक्शन कम करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा कम होगा। बट यहाँ पे वेल्ड जोन के बाद भी थोड़ा क्या होगा, ये जो मेटल होगा, ये जो पोर्शन होगा वो गर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। गर्म तो मैं सिंपल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जिससे आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत गर्म हो जाएगा, नहीं, आपने देखे भी होंगे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसका माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है विदाउट मेल्टिंग। तो उसे हम कहते हैं हीट इफेक्टेड जोन। तो किस में इसमें पूछा गया है कि हीट इफेक्टेड जोन कम होगा। भाई ऑब्वियसली जो ऐसी वेल्डिंग है जहाँ पे बहुत ही शार्प वेल्डिंग होती है, बहुत ही माइक्रो लेवल की वेल्डिंग होती है, वहाँ पे क्या होगा, हीट इफेक्टेड जोन कम होगा। लाइक लेजर बीम वेल्डिंग है, यहाँ पे बहुत ही नैरो टाइप की वेल्डिंग होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग है, इस टाइप की जो वेल्डिंग होती है वहाँ पे आप कह सकते हो कि ये हीट इफेक्टेड जोन काफ़ी कम होता है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था आपसे गेट एग्जाम का, ये बेसिकली GAT गेट का क्वेश्चन है 2016। इससे पहले भी जो हमने क्वेश्चन किया था ना, ये वाला क्वेश्चन, ये भी गेट का क्वेश्चन है बट काफ़ी पुराना है, शायद आपको नेट पे मिले ना मिले नहीं पता, बट ये भी गेट का क्वेश्चन है, ये भी 1990 में पूछा गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन गेट के हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये भी गेट का क्वेश्चन है, अगेन गेट का क्वेश्चन पूछा गया। इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, कई बार मैंने इसको टेस्ट सीरीज में दिया है, हमारा खूब इस पर डिस्कशन हुआ है कि ये ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। डिस्कशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताता हूँ। कई सारे जगह ऑनलाइन की दुनिया में आपको इसका आंसर मिलेगा नॉर्मलाइजिंग, बट नॉर्मलाइजिंग इज नॉट अ करेक्ट आंसर। इसका आंसर है टेम्परिंग। बेसिकली होता क्या है, जब भी हम टेम्परिंग करते हैं ना किसी मटेरियल का तो वो काफ़ी ब्रिटल हो जाता है और ब्रिटल का जो यूज़ होता है बहुत लिमिटेड हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि हार्डनेस तो रहे इसमें बट इसकी ब्रिटलनेस थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए, इसमें थोड़ी सी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी आ जाए, इसके वजह से हम उसको रीहीट करते हैं, ठीक है। मार्टेनसाइट आपको पता है, मार्टेनसाइट बहुत ही हार्ड और ब्रिटल मटेरियल होता है, तो इसको हम रीहीट करते हैं और वो जो रीहीट का प्रोसेस होता है कि हम थोड़ा सा उसको सॉफ्ट बना पाएँ विदाउट लूजिंग द हार्डनेस, मतलब हार्डनेस तो लूज होगी बट वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में लूज नहीं होगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एग्जैक्टली टेम्परिंग, बट बहुत सारे जगह आपको नॉर्मलाइजिंग इसका आंसर दिया होगा। एक मैं प्रूफ भी आपको देता हूं अगर आपको क्लेम करना हो तो। ये बेसिकली NPTEL का क्वेश्चन है, LPTEL के असाइनमेंट का क्वेश्चन है, ये NPTEL के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको आंसर नज़र आ रहा होगा। और इसका रीजन भी आपको जो राव की बुक है ना मैन्युफैक्चरिंग की, उसमें मिल जाएगा, रीजन उसमें मेंशन किया गया, साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो मार्टेनसाइट होता है उसके ब्रिटलनेस को कम करने के लिए हम फिर से टेम्परिंग उसका करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है आपके प्रीवियस एग्जाम, आई थिंक सो कि AMBI या MBI दोनों में से किसी एग्जाम में पूछा गया था। मैंने इसका डिस्कशन भी किया था डिटेल में और मुझे याद नहीं कि वहाँ पे उन्होंने क्या आंसर दिया था, मैंने ढूंढा भी नहीं, टाइम भी नहीं मिला। आप लोगों को पता ही होगा कि वहाँ पे क्या आंसर दिया था, हालांकि फाइनल आंसर की भी आ गई है तो क्या फाइनल होगा आपको पता ही होगा। बट अगेन जैसे मैंने पहली बार डिस्कस किया था वैसे यहाँ पे भी डिस्कस कर देता हूँ। आपको पता है कि हीट ट्रांसफर एरिया फाइंड आउट करना है तो देखो कितना सरफेस हो सकता है सिलेंड्रिकल, ये सरफेस हो सकता है, ये वाले सरफेस हो सकते हैं, ये वाले सरफेस हो सकता है। नीचे वाला जो सरफेस होता है अगर प्रैक्टिकली हम कहें तो यहाँ से कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है क्योंकि नीचे वो कनेक्टेड होता है तो वहाँ से हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। ऊपर का सरफेस भी थोड़ा कम होता है क्योंकि वहाँ पे भी वॉल्व लगे होते हैं, वॉल्व लगा होता है, स्पार्क प्लग लगा होता है, तो वो भी पूरा सरफेस हम नहीं कह सकते हैं कि हीट ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र में हम उसी सरफेस को मानते हैं जहाँ पे फिन्स लगी होती हैं। तो आप देखोगे कि ये सारे सरफेस पे फिन्स लगी होती है, यहाँ पे भी लगी होती है, बट अगेन पूरा सरफेस नहीं होता है। बट फिर भी हम इन जनरल चूँकि नेग्लिजिबल होता है, पोर्ट का मान सकते हैं, वॉल्व का मान सकते हैं कि जितना एरिया वो कंसीडर कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारी एरिया यहाँ पे इन्वॉल्व है। बट यहाँ पे कुछ कहा नहीं कि आपको प्रैक्टिकली बताना है या इम्प्रैक्टिकल बताना है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका होगा 6 पाई। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एरिया है, ये सिलेंड्रिकल जो एरिया है, ये हो जाएगी आपकी पाई DL प्लस इसका क्या हो जाएगा, ये वाली एरिया, तो 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई/4 d² कर देते हैं।
वैल्यू दोनों का एल और डी, बोर और स्टोक दोनों की वैल्यू कितना दिया गया है, आपको 2 दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका 2 मतलब ये 4 पाई हो जाएगा, प्लस ये 4 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 पाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 6 पाई कह सकते हैं। बट प्रैक्टिकली बात करें तो ये 5 पाई होना चाहिए, बट यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो इन जनरल जो आपको ऑप्शन लेना है वो लेना है 6 पाई। अगेन यहाँ पे भी अगर आपको डाउट, कोई प्रॉब्लम है, क्लेम है, तो अगेन ये क्वेश्चन जो है ये भी एनपीटीईएल का ही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज किया गया है। पिछली बार भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये एनपीटीईएल क्वेश्चन है, 4 यूनिट यहाँ पे दिया गया है, तो आप देख पाओगे आंसर कितना आया है, 24 यूनिट आया है। सिंपली इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दोगे 4, तो आपको 24 मिल जाएगा। 5 कहीं पे 5 पाई लिखा हुआ है, तो क्यों लिखा हुआ है कि इसका जो लोअर सरफेस होता है यहाँ फिंस नहीं लगी होती है, तो डेफिनेटली यहाँ से हीट ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि वो ऑयल इंजन वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे वो लगा होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्टर्लिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ, स्टर्लिंग साइकिल में कौन कौन से 2 प्रोसेस होते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या क्या होता है भाई, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा होगा, तो ये आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट, द बाउंड्री लेयर फॉर द स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो, द बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन यहाँ पे होल्ड करेगी कि नहीं करेगी, तो डज नॉट होल्ड बिकॉज द फ्लो इज फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन फ्लो या फिर इसे विस्कस फ्लो हम कह लें, दोनों बात एक ही होती है। कहीं पे बहुत सारे जगह पे ये विस्कस लिखा होता है फ्रिक्शन को, सो डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि जो विस्कोसिटी होती है ना, अल्टीमेटली वो जो फ्रिक्शन होता है हमारे सरफेस का वहीं से आता है। कैसे आती है, आपको पता होगा कि ये जो सरफेस होता है यहाँ पे बन जाता है नो स्लिप रीजन, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना एक दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ लेते हैं और उसको छोड़ते नहीं हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पे होता है जो नो स्लिप रीजन में होता है, उसकी वेलोसिटी तो 0 होती है। जैसे इसकी वेलोसिटी 0 हुई, इसने वो अपने ऊपर वाले से दुश्मनी निकाला, उसने उसको पकड़ने की कोशिश किया, हालांकि पकड़ नहीं पाता है, बट उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम कर देता है। तो इसी तरीके से वेलोसिटी प्रोफाइल बनती जाती है, इसकी वेलोसिटी कम होगी, ऊपर वाले की थोड़ी ज़्यादा, ऊपर वाले की थोड़ी ज़्यादा, ऊपर वाले की थोड़ी ज़्यादा, इस तरीके से ऊपर बढ़ता जाता है और फ्री स्टीम जनरेट हो जाती है, जहाँ पे 99% वेलोसिटी वो अचीव कर लेता है अपना। तो ये कुछ वेलोसिटी प्रोफाइल है। अगर हम बाउंड्री लेयर के अंदर देखें तो कौन सा फोर्स डोमिनेट करता है भाई, वहां पे डोमिनेट करता है विस्कस फोर्स। कौन सा विस्कस फोर्स, यही वाला ना, फ्रिक्शन वाला। पहले जो सॉलिड और लिक्विड सरफेस जहां पे कांटेक्ट होंगे वहां पे फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से जो मॉलिक्यूल है ये लिक्विड का वो चिपक जाएगा सॉलिड से, फिर अगेन वो यहाँ पे क्या करेगा, दूसरे को भी पकड़ना चाहेगा, स्लो डाउन करेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये इसको हम कहते हैं विस्कस फिनोमिना। ठीक है, कि एक दूसरे के लेयर को क्या करते हैं, स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं। मतलब जो हमारी बाउंड्री लेयर होती है ना, उसमें क्या होता है, जो हमारा विस्कस फोर्स होता है वो डोमिनेट करता रहता है ना, और जनरली जो लैमिनार होता है उसमें तो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ता है, टर्बुलेंट जोन में जाता है, तो यहाँ पे इनर्शिया फोर्स डोमिनेट करना शुरू करता है। तभी तो आप कहते हो कि जो रेनॉल्ट नंबर होता है वो इस रीजन में ज़्यादा होता है, मतलब टर्बुलेंट में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनर्शिया डोमिनेट करना स्टार्ट कर देता है। और आप सभी को पता है कि जो हम बेसिक एजम्पशन पढ़ते हैं बर्नौली इक्वेशन के लिए, हम कहते हैं कि आइडियल होना चाहिए, जीरो विस्कोसिटी होना चाहिए, और ये विस्कस फ्लो है यहाँ पे, तो कहाँ से जीरो विस्कोसिटी हो गई, तो ये और कहाँ से वैलिड होगा, ये इनकम्प्रेसिबल है, बिल्कुल है, इरोटेशनल होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, कंटिन्यूस फ्लो होना चाहिए, ये सारा एजम्पशन हम करते हैं। बट अल्टीमेटली क्या है, ये विस्कस या फ्रिक्शनल फ्लो है, इसलिए यहाँ पे ये वैलिड नहीं होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। और अगेन ये जो क्वेश्चन है ये भी गेट एग्जाम GATE गेट एग्जाम में पूछा गया है। कौन सी ईयर में पूछा गया है? 2015। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अगेन ये भी गेट एग्जाम का क्वेश्चन है, GAT गेट 2016। मतलब आप देख रहे हो कंटिन्यूसली गेट के पेपर के ही क्वेश्चन है। इतना दिनों से मैं आप लोगों से कह रहा था कि गेट के वन लाइनर पढ़ लो, वन लाइनर पढ़ लो। हाँ, बिल्कुल ये गलत है कि डिप्लोमा लेवल पे आप गेट के अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन दे रहे हैं, ये बिल्कुल किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। अगर कोई भी स्टूडेंट केवल डिप्लोमा किया है, डिग्री नहीं किया है, तो उसको इस क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम होने वाली है। हालांकि यहाँ पे कैल्सी अलाउ नहीं होता। आप देखोगे कि आगे काफ़ी ऐसे न्यूमेरिकल दिए गए हैं जो बिना कैल्सी के सॉल्व नहीं होंगे, या होंगे भी तो टेंस टू डाटा आएगा और उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द बियरिंग गिवन बिलो शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू द थ्रस्ट लोड। इनमें से कौन सी बियरिंग है जो केवल रेडियल लोड बियर करेगी, थ्रस्ट लोड बियर नहीं करेगी? तो वो होती है सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग। सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग कौन सा लोड बियर करती है भाई? दैट इज बियर द रेडियल लोड ओनली। ऊपर वाली जो हैं ये तो जो बॉल बियरिंग होती हैं जनरली ये
थ्रस्ट बियरिंग होती हैं, थ्रस्ट बॉल बियरिंग, तो ये थ्रस्ट लोड को बियर कर लेती हैं और ये भी एक्सियल थ्रस्ट को बियर करती है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार आप रीड कर लेना। क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है आपसे डैम्पिंग फैक्टर क्या होगा और डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। दो चीज़ें आपको पूछी गई हैं। हालांकि फॉर्मूला बेस्ड ही है, बट अगेन यहाँ पे कैलसी अलाउ नहीं होता और इस टाइप का क्वेश्चन जस्टिफाइड नहीं है किसी भी तरीके से। टाइम टेकन भी है, ये काफ़ी टाइम लेगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो आपको जो डाटा दिया गया है वहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? डैम्पिंग नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है और डैम्पिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। आप सभी को पता है कि जो डैम्पिंग फैक्टर होता है दैट इज C डिवाइडेड बाई CC। यहाँ पे जो C है इसको हम डैम्पिंग कॉफिशिएंट, डैम्पिंग कांस्टेंट, जो भी कहना है कह लो। CC जो है वही क्रिटिकल डैम्पिंग कॉफिशिएंट, क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट जो होता है। तो सिंपल इस सब की वैल्यू दिया गया है। इसकी वैल्यू कितना, C की वैल्यू कितना दिया गया है? C की वैल्यू दिया गया है 400 डिवाइडेड बाई CC की वैल्यू कितना होता है आप सभी को पता है फार्मूला। अब ये फार्मूला कहाँ से आया है उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बस अब आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। K और M दोनों की वैल्यू आपको दिया गया है, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आपको जो वैल्यू होगी इसकी मिल जाएगी। कितना मिलेगी? K की वैल्यू कितना दिया गया है? 3.6 दिया गया, आई थिंक सो। 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 50 दिया गया है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 0.471। तो ये एक डाटा तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे से A या B दोनों में से कोई सा होगा। बस दूसरा भी आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का भी सिंपल फार्मूला होता है, मुझे पता है आप सभी लोगों को पता होगा। ओमेगा क्या होता है? दैट इज ओमेगा n इन ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस साई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आप लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है। अब आपको चाहिए क्या? ओमेगा n चाहिए ना। ओमेगा n का फॉर्मूला भी है सिंपल, 2-3 फार्मूले यहाँ पे लग रहे होंगे, घबराहट नहीं होनी चाहिए आपको पता है K बाई M होता है। ये सारे डेरिवेशन आप लोगों ने किया होगा, होप सो। मैंने भी शायद कराया था वाइब्रेशन में। K बाई M होता है, तो K की वैल्यू आपको दिया है 3.6 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 50, अंडर रूट कर लेना है। इसका कितना आ जाएगा? 8.485 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आ गया आपका ओमेगा n। यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा? ओमेगा d। सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सारी वैल्यू आपको पता है। ओमेगा n पता है कितना है? 8.5 लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली, मल्टीप्लाई इन बिटवीन ये क्या है? ये वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज 0.47। आप देख रहे हो कि बिना कैलसी का करने में प्रॉब्लम होगा, मतलब आपको एग्जैक्ट डाटा यहाँ पे नहीं मिलेगा बिना कैलसी के आप फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ से आपको ओमेगा डी कितना मिल जाएगा आपको? 7.48। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो क्या हो जाती है भाई? दैट इज ओमेगा डी बाई 2 पाई। ठीक है, 2 पाई पर साइकिल हो जाएगा ना यार, वेरी सिंपल। तो इसमें 2 पाई का डिवाइड कर दोगे 1.19 हर्ट्ज आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका A। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ये वाला क्वेश्चन गेट में पूछा गया। इससे पहले वाला गेट में नहीं पूछा गया था, बट ये गेट वाला ही क्वेश्चन है। अभी आप देख रहे हो 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस गेट के ही रिपीट किए जा रहे हैं यहाँ पे। द मैकेनिज्म यूज इन द शेपिंग मशीन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। कौन सा मैकेनिज्म यूज किया जाता है? दैट इज इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और कई बार मैंने भी आप लोगों को टेस्ट सीरीज में दिया था, सोल्यूशन भी करवाया था, तो ये तो आपको याद होगा। सिंपल क्वेश्चन है, सारे लोगों ने सही किया होगा। What is the meant by the contact ratio in the gear? Contact ratio in the gear का मतलब क्या होता है? तो कॉन्टैक्ट रेशियो होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई पिच। यही तो होता है ना यार। मतलब क्या होता है कॉन्टैक्ट रेशियो का? कि एवरेज नंबर ऑफ जो टीथ है ना, जो कॉन्टैक्ट में है जब हमारी गियर ऑपरेट कर रही हो। और बहुत ही सिंपल, अगर आप चाहते हो कि आपकी गियर ऑपरेट करो तो आपकी डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए कि एटलीस्ट एक टूथ तो कॉन्टैक्ट में रहे ही रहे। जब टूथ ही कांटेक्ट में नहीं रहेंगे तो मोशन ट्रांसफ़र कहाँ से होगा या पावर ट्रांसफ़र कहाँ से होगा? तो एवरेज नंबर हमको फाइंड आउट करना होता है। तो एवरेज कैसे फाइंड आउट करोगे? दैट इज द लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई पिच। तो रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाई सर्कुलर पिच, या फिर रेशियो लिख दिया है तो फिर डिवाइडेड बाई कहने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा डायग्राम में देख लो, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आ जाएगा। ये देखो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं सर्कुलर पिच, और ये है आपका भाई लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो कितना जो टूथ है ऑन एन एवरेज कॉन्टेक्ट्स में आ रहे हैं ये आपको पता चल जाएगा। मतलब ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाई एक टूथ की लेंथ। ठीक है, लेंथ को डिवाइड कर देंगे तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा कि एवरेज नंबर ऑफ टूथ कितने कॉन्टैक्ट में हैं।
52 नंबर क्वेश्चन है, द पिस्टन आर यूजली गिवन अ कोटिंग सच एज द टीन प्लेटिंग इन ऑर्डर टू, किस लिए लगाया जाता है, मतलब जो टीन होता है इसकी प्लेटिंग क्यों करते हैं हम, क्या रीज़न होता है। तो देखिए एक वर्ड होता है स्कोरिंग। स्कोरिंग मतलब होता है कि किसी भी रीजन से, जैसे मान लीजिए कि जो आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है वहाँ पे जो पिन्स लगी होती हैं उन पिन का ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन होने के वजह से हो सकता है कि आपका पिस्टन सीज करने लगे इनसाइड और वहाँ पे स्क्रैचेज आ जाएं आपके पिस्टन पे, ठीक है, वॉल्स के साथ, जो आपके सिलेंडर की वॉल है उसके साथ। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आप लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं दे रहे हो, लुब्रिकेशन अच्छा नहीं है, जिसके वजह से भी वो सीज करने लग सकता है, घिस सकता है आपका जो पिस्टन की वॉल है वो सिलेंडर के साथ। तो इन सब को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए, इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है किसी वजह से ऐसा होता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पे टीन की प्लेटिंग कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है उसकी हार्डनेस भी बढ़ जाती है और थोड़ा सा जो फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेसेस होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ स्कोरिंग। तो ऑप्शन है यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, द पर्पज ऑफ द थर्मोस्टेट टू कीप द इंजन का टेम्परेचर डिज़ायरेबल टेम्परेचर पे हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, थर्मोस्टेट का यूज़ करते हैं। थर्मोस्टेट कब ओपन करेगा, कब क्लोज करेगा, मतलब हमारे इंजन का एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर होगा, फिक्स रहेगा, उसी के आसपास वो क्या करेगा, अपने जो वाटर सर्कुलेशन है या जो कूलेंट सर्कुलेशन है उसको मेंटेन करेगा। मतलब इन शॉर्ट कह सकते हो आप डिज़ायरेबल टेम्परेचर को मेंटेन करता है। एक बहुत और फेमस क्वेश्चन है कि ये क्या करता है, जो इंजन है उसको हीटअप करने में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कि इंजन हीटअप नहीं हुआ और आप कूलेंट सर्कुलेट किए जा रहे हो, भैया मतलब एक तरह से हीट प्रोड्यूस कर रहे हो, दूसरी तरफ से रिजेक्ट किए जा रहे हो, मतलब क्या ही मतलब होगा हीट प्रोड्यूस करने का। जब तक यूटिलाइज ना हो तब तक आपको उसको रिजेक्ट नहीं करना होता है। तो तब तक ये क्या करता है, जो कूलेंट सर्कुलेशन है उसको रोक के रखता है कि इंजन थोड़ा हमारा हीटअप हो जाए। इसके बाद जब टेम्परेचर, जो लिमिट टेम्परेचर है उससे ऊपर जाए तो फिर से ये क्या करता है, सर्कुलेट करता है। दैट्स मीन कि ये एक डिज़ायरेबल टेम्परेचर को मेंटेन करता है। 54 नंबर का क्वेश्चन है, द प्री कंबशन चेम्बर गिव्स, प्री कंबशन हो जाता है तो क्या होगा। देखिए अगर टॉप डेड सेंटर से पहले ही कंबशन हो जाता है, इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा एक्सपेंशन वाला स्ट्रोक है वो छोटा हो जाएगा। जैसे ही छोटा होगा हमारी क्या होगा, मैकेनिकल एफिशिएंसी का लॉस होगा, क्योंकि वर्क आउटपुट कम हो जाएगा। वर्क आउटपुट कम हो जाएगा तो मैकेनिकल एफिशिएंसी कम हो जाएगी ना, वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट इनपुट, यही तो होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका ये। मुझे पता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे होगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मान लीजिए ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इन भाई साहब को यहाँ पे स्पार्क होना चाहिए था, यहाँ से वापस जाना चाहिए था, ये भाई साहब यहीं से मुड़ के वापस जाने लगे। और सिंपल अगर वर्क की हम बात करें तो पी डेल्टा भी होता है ना, पी मान लीजिए मीन टेम्परेचर हम ले लेते हैं, मीन टेम्परेचर और स्वैप्ड वॉल्यूम यही तो होता है। तो स्वैप्ड वॉल्यूम अगर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्क आउटपुट आपका कम हो जाएगा, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, मतलब मैकेनिकल एफिशिएंसी कंप्रोमाइज हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन सिंपल एपिसाइक्लिक गियर सेट द आउटपुट मेंबर टू इंक्रीज द टॉर्क इन द रिवर्स इज ऑलवेज। देखिए ये जो एपिसाइक्लिक होता है कुछ इस तरीके से नज़र आता है, आपको पता है बीच में होता है आपका सन गियर, साइड में होते हैं प्लानेट। सन को जो घूमते रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्लानेट कहते हैं, इसीलिए हम इसको यहाँ पे प्लानेट गियर कह देते हैं। सबसे ऊपर लगा होता है रिंग जो इन सबको कंट्रोल करता है, कंस्ट्रेन करता है, ठीक है। तो अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको क्या चाहिए, इंक्रीज मतलब टॉर्क ज़्यादा चाहिए। तो टॉर्क ज़्यादा कौन देगा, मतलब कहाँ पे इनपुट आउटपुट दोगे तो आपको टॉर्क ज़्यादा मिलेगा। आउटपुट पे अगर टॉर्क ज़्यादा चाहिए मैट्स की जो बड़ी गियर है वहीं पे आपको टॉर्क ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि स्पीड कम मिलेगी आपको वहाँ पे। सिंपल पावर इक्वल टू टाउ ओमेगा का फॉर्मूला है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका, हो जाएगा रिंग गियर। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, इन रेयर ड्राइव एक्सल द रिंग गियर इज बोल्टेड टू, किससे बोल्टेड होती है भाई, इज वेरी सिंपल, दैट इज डिफरेंशियल केस। डिफरेंशियल केस में ये बोल्टेज होते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये है आपका डिफरेंशियल केस, आप देख रहे हो ना, यहीं पे ये वाली चीज़ें हैं, ये सारी क्या होती हैं, यहीं पे बोल्टेड होती हैं, मतलब लगी होती है। अब क्या मैकेनिज्म होता है डिफरेंशियल का, ये सभी लोगों को पता होगा, होप सो कि इतना तो आपने ऑटोमोबाइल पढ़ा होगा, और मैंने डिटेल में जो आपका एनाटॉमी ऑफ द व्हीकल है उसमें डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका द वैल्यू ऑफ सीओपी इन द वेपर कंप्रेशन। भाई वैल्यू ऑफ सीओपी एक से ज़्यादा होनी चाहिए, एक से ज़्यादा है तो डिज़ायरेबल है,
कम भी होता है कई सारे केसेज में, जैसे कि वेपर एब्जॉर्प्शन में कम रहता है, बट वहाँ पे जो हीट इनपुट है हम वेस्ट चीज़ का यूज़ करते हैं, तो इनपुट के लिए हमको कोई खर्च नहीं देना है थियोरेटिकली हम कहें तो, बट प्रैक्टिकली देना होता है, थियोरेटिकली नहीं देना होता है। तो वहाँ पे हम कहते हैं कि कम रहे तो चलेगा, मगर वेपर कंप्रेशन में ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम कंप्रेशन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके करते हैं भाई, तो उसका पैसा लगता है, और यहीं पे अगर COP कम रहे तो हमारा होगा नुकसान। तो यहाँ पे COP क्या होना चाहिए, ऑलवेज मोर देन द यूनिटी होना चाहिए, तभी डिज़ायरेबल है, अदरवाइज डिज़ायरेबल नहीं है। ऑल हीट इंजन, यहाँ पे अल लिख दिया हूँ मैं गलती से, सॉरी फॉर दैट, एक एल और आप ऐड कर लेना, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ऑल हीट इंजन यूटिलाइज, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार पूछा है आप लोगों से, कई सारे जगह पे टेस्ट सीरीज में डिस्कशन भी किया है, और अभी रिसेंट वाली टेस्ट सीरीज में मैंने ऑल के जगह पे आपको SI दिया था, बट एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया था कि ये जो CI इंजन है, SI इंजन है या इंटरनल कंबशन इंजन है, इन सबको छोड़ दें तो बाकी जो पावर प्लांट होते हैं ना, वो बेसिकली हाई हीट वैल्यू को यूटिलाइज कराते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एग्जॉस्ट होता है उसको हम कंडेंस कर देते हैं, और जितना स्टीम की हीट होती है पूरे हीट को हम यूटिलाइज करते हैं, बट ये हम इंटरनल कंबशन इंजन में नहीं कर पाते हैं। तो इंटरनल कंबशन इंजन के केस में हम लो हीट वैल्यू को यूटिलाइज करते हैं, और बाकी जब ऑल हीट इंजन लिखा है तो उस केस में हम यहाँ पे ऑप्शन देंगे हाई हीट वैल्यू, तो बी आपका करेक्ट होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग 2 और मोर स्टीम ऑफ द मॉइस्ट एयर, कौन सा प्रोसेस होगा भाई, ये प्रोसेस होगा एडियाबैटिक। अब आप कहोगे कि एडियाबैटिक क्यों, देखिए प्रोसेस यहाँ पे मिक्सिंग का बोला है, कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब यहाँ से कुछ आ रहा है यहाँ से, और यहाँ पे मान लीजिए मिक्सिंग हो जा रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, जो ये बाहर का सरफेस है इसको हम मान के चलते हैं कि हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, अगर होगा भी तो बहुत लो अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा, एक्सचेंज होगा विथ सराउंडिंग, या फिर हम निग्लेजिबल ही मान के चलते हैं, और जहाँ पे हीट एक्सचेंज हम निग्लेजिबल मान के चलते हैं विथ सराउंडिंग, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखना है भाई कि यहाँ पे ये कंडेंसेशन ना हो रहा हो, मिक्सिंग हो रही हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, स्पार्क प्लग हैविंग व्हाइट इंसुलेटर टिप इंडिकेटर। व्हाइट इंसुलेटर टिप हो गई है तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करती है, पहले आप ये देख लो, ये आपका स्पार्क प्लग कुछ इस तरीके से होता है अगर सही है तो, बाद में अगर कहीं पे इस तरीके से नज़र आने लगा, ये आप देख पाओगे ये वाइट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ डिपॉजिट हो गया है, कहीं पे वाइट इन्वायरमेंट में एक्सपोज्ड हो गया, इस टाइप का। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होता है वो बर्न आउट हो जाता है, इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, इसका मतलब आपका इलेक्ट्रोड ही, मतलब आपका जो स्पार्क प्लग है वो हो गया ओवर एंड आउट। आप देखते होंगे कई बार लोग उसको क्लीन भी करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम तक जब ये एक्सपोज्ड रहता है ना, तब ऐसी कंडीशन होती है, हाई टेम्परेचर में एक्सपोज्ड रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ओवर एडवांस इग्निशन। मतलब एडवांस इग्निशंस कब होते हैं भाई, इग्निशन का मतलब क्या होता है कि ऐसे रेड हॉट कार्बन जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उसमें जब आपका कंप्रेस फुल एक्सपोज होता है तो अचानक से बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, और ऐसा बहुत सारे रेड हॉट कार्बन्स हो गए हैं आपके सिलेंडर में। इसका मतलब कि जब बर्निंग होगी आपके सिलेंडर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जाने वाला है, मतलब अब एबनॉर्मल कंबशन हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत तेज़ी से आगे जाएगा, और उस केस में ये भी हालत हो सकती है कि जो आपका इलेक्ट्रोड है वो बर्न आउट हो जाए। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, द क्रॉस ओवर पाइप इन द ड्यूअल एग्जॉस्ट सिस्टम। क्रॉस ओवर पाइप का यूज़ क्या होता है भाई, तो क्रॉस ओवर पाइप का वैसे तो काफ़ी सारा यूज़ होता है कि एग्जॉस्ट को स्मूथली वो बाहर करते हैं, जिससे हमारे इंजन की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, बट ये हमारे नॉइस को भी रिड्यूस करते हैं। अगर हम देखें हमारे ऑप्शन को तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, मतलब ऑप्शन के हिसाब से हम बात करें तो बिल्कुल ये नॉइस को भी रिड्यूस करते हैं। जो मेन पर्पज होता है कि जो हमारे पल्सेट होती है ना, वो अलग अलग स्पीड से आ रही होती हैं, बर्न होने के बाद जो गैसेज होती हैं उनका जो पल्स बनता है ना मूव करने का, वो अलग अलग स्पीड से आ रहा होता है, कोई इस स्पीड से, कोई तेज़ी से दौड़ रहा है, कोई स्लो आ रहा है, तो ये क्या करता है स्मूथली उनको ड्रॉन आउट करते हैं ना, जिसके वजह से हमारे इंजन की एफिशिएंसी बढ़े। अगर वो बाहर नहीं जाएंगे भाई तो फिर अंदर दूसरा कैसे आएगा, फिर से जो हमारी साइकिल है वो रीस्टार्ट कैसे होगी। अभी के लिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपका, नॉइस को ये रिड्यूस करते हैं, बिल्कुल नॉइस रिडक्शन भी होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 62 है, द गियर शिफ्ट लेवर रिक्वायर्ड टू सेपरेट मोशन टू शिफ्ट द गियर इन द ट्रांसमिशन सिस्टम इज। क्या करते हैं ये, सेलेक्ट द सिंक्रोनाइजर। ऑप्शन है आपका यहाँ पे बी।
अब ये क्या करता है बेसिकली, आपको एक डायग्राम से मैं समझाता हूँ तो समझ में आएगा। वैसे तो जो गियर होती हैं वो हम दो टाइप की बेसिकली, अब तो केवल यही यूज़ करते हैं हम, जो कांस्टेंट मेश होती है। इससे पहले हम स्लाइडिंग मेश भी यूज करते थे। जैसे ये क्या है, हमारा कांस्टेंट मेश है ना, मतलब कंटिन्यूसली जो हमारी गियर हैं एक दूसरे के साथ मेश मतलब मिली रहती हैं, मेश की रहती हैं। अब पावर ट्रांसमिशन किस में होगा, जिसमें बेसिकली जो ये है ना आपका सिंक्रोनाइजर है जिसको लॉक करेगा। बेसिकली यहाँ पे आपको ब्लॉकिंग रिंग्स नज़र आ रही हैं। अब ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना, ये क्या करता है, इसको आगे कर देता है। ये है आपका सिंक्रोनाइजर, ये इसको आगे कर देगा, इसके साथ ये लॉक हो जाएंगी, फिर यहाँ से पावर ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगा। पीछे कर देगा, इसको लॉक कर देगा, ऐसे पावर ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस होता है कि किस गियर को हमको लॉक करना है। इससे पहले स्लाइडिंग वाला होता था ना, तो ये वाली जो गियर है ना, इसको हम इस गियर के ऊपर स्लाइड करते थे और ये बाहर रहती थी। अगर इसको लॉक नहीं करना तो ये बाहर रहेगी, ये भी बाहर रहेगी। जिसको लॉक करना है उसको ऊपर करेंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर। ये यहाँ पे गियर एक मूव कर रही है यहाँ पे। अब जब लॉक करना है तो इसको ऊपर स्लाइड करके लॉक कराते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिंक्रोनाइजर लगा होता है और ये लूजली टाइट होती हैं, ठीक है। ये मूव तो कर रहे हैं एक दूसरे के, बस पावर ट्रांसमिशन नहीं करती हैं, क्योंकि ये यहाँ से जो सॉफ्टवेयर लगी है ना, ये लूज लगी हैं। और जैसे ही सिंक्रोनाइजर इनको प्रेस करता है, ये लॉक हो जाती हैं और पावर ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता है। अब इस सिंक्रोनाइजर को आगे पीछे कौन करता है, मतलब इसको लॉक करने का प्रोसेस कौन करता है, तो वो करते हो आप मैनुअल गियरिंग में। ऑटोमेटिक है तो डेफिनेटली जो वहाँ पे टॉर्क कन्वर्टर लगा होता है वो करता है। वैसे आप हाथ से, इसके ऊपर ये लगा होता है ना, आप हाथ से इसको आगे पीछे करते हो। तो बेसिकली आप आगे पीछे किसको करते हो, सिंक्रोनाइजर को करते हो ना, कि चल भाई अब तू आगे वाली गियर को लॉक कर दे, अब चल भाई तू पीछे वाली गियर को लॉक कर दे, इस तरीके से। तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैवेंजिंग इज यूजली डन टू इंक्रीज। स्कैवेंजिंग से क्या बढ़ेगा, थर्मल एफिशिएंसी या पावर आउटपुट। देखो स्कैवेंजिंग हम करते क्यों हैं, बेसिकली जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेज हैं बर्न आउट होने के बाद उनको आसानी से बाहर निकालने के लिए हम करते हैं स्कैवेंजिंग। अब स्कैवेंजिंग से आप कहोगे कि भाई चलो बाहर आ गई तभी तो फ्रेश फ्यूल आएगा, अंदर फ्रेश फ्यूल आएगा, बर्निंग होगी बढ़िया, तो आप कहोगे कि इससे पावर बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, इससे पावर बढ़ेगा। अगर मान लो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर नहीं जाती, स्पेस नहीं छोड़ती, तो जो फ्यूल अमाउंट आता वो कम आता, कम पावर प्रोड्यूस होता। बट इससे क्या कोई थर्मल एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ेगा, नहीं। देखिए थर्मल एफिशिएंसी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, कि वर्क आउटपुट कितना हो रहा है, बट हम यहाँ पे उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा तो ज़्यादा इनपुट रहेगा, ज़्यादा इनपुट रहेगा तो भले लॉसेस कम ज़्यादा हों बट आउटपुट ज़्यादा रहेगा अल्टीमेटली, ठीक है। अगर मान लीजिए भाई कहीं पे लॉसेस 5 फिक्स कर देते हैं और एक बार हम इनपुट देते हैं 10, दूसरी बार देते हैं 15, तो आउटपुट तो एक बार में अगर 10 देंगे तो 5 जाएगा, 15 देंगे तो 10 जाएगा ना। तो वही रीजन है यहाँ पे कि एफिशिएंसी इज डिपेंड अपॉन द लॉसेस, ठीक है। बट जो आउटपुट है ना वो हमेशा इनपुट पे डिपेंड करेगा। अगर आप इनपुट बढ़ाते हो तो कंपैरेटिवली आपका आउटपुट बढ़ेगा, भले वो कम बढ़े या ज़्यादा बढ़ेगा बट बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। द सीट बेल्ट टेंशनर आर बिल्ट इन द, कैसे बिल्ट होता है भाई, दैट इज सीट बेल्ट रिट्रैकर। अब ये नई जो टेक्नोलॉजी आई है ना, पहले जो टेक्नोलॉजी हुआ करती थी उसमें क्या था, हम रिट्रैकर नहीं लगाते थे। तो उससे होता क्या था, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सडनली आप अपने व्हीकल को डीएक्सेलरेट कर रहे हो तो आपकी बॉडी का जो इनर्शिया है ना वो सीट बेल्ट को पुश करेगा। अगर मान लीजिए कि सीट बेल्ट इतना ऐसे होता है कि उसमें लॉकिंग सिस्टम नहीं लगा होता और आप बहुत आगे चले जाते तो आप डिस्कम्फर्ट फील करते हैं ना, बट अभी ऐसा नहीं है। हम वहाँ पे रिट्रैकर लगा के रखते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे ही आप अपने व्हीकल को सडनली डीएक्सेलरेट करते हो, ब्रेक लगाते हो, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो जो सीट बेल्ट है ना ऑटोमेटिकली लॉक कर देता है आपको। वहीं पे थोड़ा बहुत आप आगे मूव करोगे, ऐसा नहीं कि एकदम से आके अपने डिस्प्ले सिस्टम को टक्कर मार गए, तो वो अभी आपको लॉक कर देगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है दैट इज सी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द डैम्पर फ्लूइड लीकेज टिपिकली अकर फ्रॉम। देखो ये डैम्पर का ये जो है आपका सिस्टम, क्योंकि इसमें फ्लूइड होता है तो ये लीक करता रहता है। अब लीक क्यों करेगा भाई, क्योंकि होता है यहाँ पे क्लियरेंस। क्लियरेंस रखना भी जरूरी है, क्लियरेंस नहीं रखोगे तो क्या करेगा, ये सीज कर जाएगा ना मौसम के हिसाब से। भाई आपने पढ़ा होगा ना, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल कंस्ट्रक्शन, मैक्सिमम जगह जो क्लियरेंस रखते हैं। और ये तो बेसिकली रिलेटिव मोशन है, तो रिलेटिव मोशन तो पॉसिबल तभी है जब वहाँ पे क्लियरेंस रहेगा।
क्लियरेंस थोड़ा सा ज़्यादा रखने का रीज़न ये भी होता है कि मौसम के हिसाब से जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो भी हमको मैनेज करना होता है, तो उसके हिसाब से भी हम अपने सिस्टम में क्लियरेंस रखते हैं। अब जब क्लियरेंस है तो क्या कहते हैं, वहाँ पे लॉकिंग सिस्टम भी लगाते हैं कि लीकेज ना हो, बट स्टिल लीकेज होता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका सी, ये बी नहीं है भैया, सी है ऑप्शन यहाँ पे 65 का। चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, What is happening below the piston of two-stroke engine at the instant when the spark is occur? क्या होगा? अब अगर आपको टू स्ट्रोक इंजन का मैकेनिज्म पता है तो मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आप गलत करोगे। नहीं पता है तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। ये टू स्ट्रोक है, देखो यहाँ पे एक ट्रांसफर पोर्ट है जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे एक वॉल्व है एग्जॉस्ट के लिए और ये एक है इनलेट के लिए, ठीक है। अब ये पिस्टन क्या करेगा, पिस्टन ऊपर नीचे जाएगा और उसी टाइम पे ऊपर नीचे जब जाता है ना तो ये वॉल्व, ये पोर्ट को ये क्लोज या बंद करता रहता है। अब मान लीजिए ये कह रहे हैं स्पार्क के टाइम पे ये चार्ज यहाँ पे कंप्रेस हुआ रहेगा, मतलब ये पिस्टन कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा कुछ। जब ये पिस्टन यहाँ पे रहेगा, ठीक है, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे स्पार्किंग स्टार्ट होती है। जैसे ये पिस्टन ऊपर जाता है ना, यहाँ से गैसेस अंदर आती है, मतलब फ्रेश चार्ज, गैसेस तो कहेंगे तो टेक्निकली सही नहीं है, चार्ज कहते हैं। फ्रेश चार्ज क्या होता है, अंदर आता है, ठीक है। फ्रेश चार्ज जैसे अंदर आए ऊपर गया, अब क्या होगा, यहाँ पे स्पार्किंग होगी, एक्सपेंशन स्टार्ट होगा, ये वाला क्लोज जाएंगे। जब ये नीचे आएगा ना तो यहाँ पे होता है कंप्रेशन, माइनर लेवल का कंप्रेशन होता है बट स्टिल होता है। जैसे ही नीचे आएंगे भाई, ये जब तक पोर्ट बंद रहेगा, ये भाई साहब ऊपर भागने की कोशिश करेंगे मगर भाग नहीं पाएंगे क्योंकि ये नीचे आ रहे हैं, यहाँ से पोर्ट को बंद कर दिए हैं। कंप्रेस होगा थोड़ा, जैसे ही ये नीचे आए, यहाँ से ओपन हुआ, ये चार्ज यहाँ से ऊपर आ जाएगा और फिर से भाई साहब ये ऊपर जाएंगे और इसको कंप्रेस कर देंगे, ठीक है। कंप्रेस करेंगे, फिर से स्पार्किंग होगी और उसी के बीच में जब ये नीचे आ रहे होंगे तो भी यहाँ पे एग्जॉस्ट भी होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा आपका, ए, द न्यू गैस इज बीइंग कंप्रेस्ड। जो नई गैसेज होती हैं वो कंप्रेस होती हैं नीचे आते टाइम। चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द क्रिसेट शेप कैविटी ऑन द पिस्टन हेड टॉप सरफेस इज कॉल्ड। उसे हम क्या कहते हैं वॉल्व रेसेस। कैसे नजर आते हैं, कुछ इस तरीके से कट लगा होता है, चंद्रमा के कटिंग टाइप का ना, कुछ इस तरीके का कट होता है, तो इसे हम कहते हैं रेसेस। यहाँ पे लिखा भी है कि चाँद शेप का जो कट है उसे हम क्या कहेंगे। अब आप कहोगे कि बेसिकली इसका पर्पज क्या होता है, क्यों ऐसा हम बनाते हैं। तो बेसिकली बनाते हैं कि ये टर्बुलेंट को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। टर्बुलेंट होने पे मिक्सिंग प्रॉपर हो जाती है, जो बर्निंग होती है वो थोड़ा स्मूथ हो जाती है, इस वजह से हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है आपका। आप सोच रहे होगे कि बहुत देर से गेट का क्वेश्चन नहीं आया, तो लीजिए भैया गेट का क्वेश्चन आ गया है। ये गेट एग्जाम 2001 में पूछा गया था। इसके अलावा भी ये यूपीपीएससी AE 2013 में पूछा गया था। तो उन लोगों ने भी चोरी किया था गेट का क्वेश्चन और इन लोगों ने भी गेट का क्वेश्चन चोरी किया है। चोरी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई साहब डेटा तो चेंज कर देते यार, कम से कम की जो रट के गए हैं वो नहीं कर पाते इसको, कम से कम डाटा चेंज कर देते। फिर आप कहोगे डाटा चेंज कर देंगे तो कैलसी तो था नहीं, फिर हम कैसे सॉल्व करते। बिल्कुल आपकी भी बात सही है। तो अल्टीमेटली कहा जाए तो ठीक है, जिन्होंने जो दे दिया वो दे दिया। अब भाई इसका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला अगर आपको पता है तो आप कर पाओगे, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। क्या फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड आउट करना है आपको शेयर स्ट्रेन। क्या होता है शेयर स्ट्रेन का फॉर्मूला, साई इज इक्वल टू कॉट फाई, ये है आपका शेयर एंगल, प्लस tan फाई माइनस अल्फा, ये होता है अल्फा आपका बैक रैक एंगल। अब आप कहोगे सारा चीज़ तो दिया हुआ है, नहीं भैया सारा चीज़ नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है ना आपको, शेयर एंगल कहाँ पे दिया हुआ है। तो शेयर एंगल निकालना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए भी आपको पास फार्मूला है। क्या फार्मूला है, दैट इज tan फाई इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर साइन अल्फा। अब आप कहोगे कि बस अब तो सारा चीज़ दिया, हाँ जी बिल्कुल दिया है। आर क्या है भाई, आर आपको दिया गया है दैट इज कॉल्ड द थिकनेस रेशियो T1 बाई T2, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो थिकनेस रेशियो आपको दे दिया गया है, कितना दिया गया है 0.3, बैक रैक एंगल भी दिया गया है आपको 10 हो जाएगा। अब आप कहोगे
कि कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालें, हमारे पास तो कैल्सी नहीं था, तो भैया उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे साइन 10 हो जाएगा। अब जब आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो यहाँ पे इन्वर्स ले लेना आप, ठीक है, फिर ये 10 इन्वर्स लेगा, सबकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 17.27। बिल्कुल मैं कहूँगा यार कि मतलब हद कर रखे हो भैया पेपर बनाने के लिए, कुछ तो कॉमन सेंस यूज़ कर लेते कि मतलब बच्चे कैसे इसको सॉल्व करेंगे यार। मतलब टफ क्वेश्चन दे दो, थ्योरेटिकल टफ क्वेश्चन दे दो कि थोड़ा लॉजिक बनता है कि चलो भाई ये तुम्हारा फंडामेंटल अच्छा होगा तो कर पाओगे, नहीं अच्छा होगा तो हम क्या करें, हम तो क्वेश्चन बनाने के लिए बैठे हैं। खैर कोई बात नहीं। अब आपको साई फाइंड आउट कर लेना है, जिसको हम कहते हैं शेयर स्ट्रेन। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। कॉट ये आपको पता चल गया 17.27, जो भी आया है आपका 10, ये 17.2 माइनस 10, अब वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये आ जाएगा 3.34। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है डी। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ गेट एग्जाम का क्वेश्चन है, चोरी किया गया, गेट 2001 का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी गेट का है बट थोड़ा पुराना क्वेश्चन है। ये पूछा गया था गेट 1987 में, और ऑब्वियसली इसके बाद ऑनलाइन वेबसाइट वालों ने वहाँ से उठाया होगा, और ये भाई साहब जिन्होंने पेपर बनाया होगा ये ऑनलाइन से उठाए होंगे। मुझे नहीं लगता है कि गेट का इतना पुराना पेपर ये ढूंढ के वहाँ से बनाएंगे। कटिंग टूल आर प्रोवाइडेड विद द लार्ज पॉजिटिव रैक एंगल मैनुअली। अगर लार्ज पॉजिटिव रैक एंगल कुछ इस तरीके से नज़र आता है, पॉजिटिव रैक एंगल कर दोगे इसका मतलब क्या है, इसको और नीचे गिरा दिया आपने, रैक एंगल बढ़ा दिया, इससे होगा क्या। देखो इससे तो एक चीज़ कॉमन सेंस से नज़र आ रहा है कि जो कटिंग फोर्स होता है वो रिड्यूस हो जाता है, अच्छी कटिंग आपको मिलेगी, कटिंग अच्छी होगी आपकी, बट बिल्कुल ये रबिंग बढ़ जाएगी तो आपका ये जो सरफेस है, कटिंग सरफेस है, उसकी टूल की आपकी लाइफ घट जाएगी, हीट डेसिपेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो ये सब नुकसान भी होता है। इसलिए हम ऑप्टिमम रैक एंगल डिफाइन करते हैं जो कि 15 के आसपास होता है। जनरली डिपेंड भी करता है किस टाइप की कटिंग आप कर रहे हो, बट इन कॉमन सेंस हम बात करें तो 15 के आसपास हम मान के चलते हैं कि ये ऑप्टिमम रैक एंगल है। तो अगर भाई लार्ज पॉजिटिव रैक एंगल रखते हो तो इसका फायदा क्या होगा आपको कि दैट विल रिड्यूस द कटिंग फोर्स। कटिंग फोर्स ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल गियर आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, ये हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, दैट इज बी शेपिंग विद द पिनियन कटर। सिंपल चीज है भाई, पिनियन कटर, पिनियन नाम से कॉमन सेंस भी लगाओगे, अंदर साइड घूमता रहता है, कट करता रहता है, तो उसको हम कह देते हैं पिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन बिगिन व्हेन द एयर इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। बिल्कुल सही बात, कांस्टेंट प्रेशर पे आप लेके आते हो तो क्या हो जाता है, कंडेंसेशन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये आपका ये जो क्वेश्चन है अगेन ये भी GATE गेट एग्जाम में पूछा गया है 2006 में, और ये डायग्राम भी आप लोग देख लो यार, अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो तो देखो इधर से आ रहे हो, यहाँ से क्या होता है कांस्टेंट प्रेशर, भाई कांस्टेंट प्रेशर, हीट रिजेक्शन, यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, फेज चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, फेज चेंज होना शुरू हो जाता है, तो दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर कंपाउंड टरबाइन। आप सभी को पता है कि जो टरबाइन की कंपाउंडिंग होती है, प्रेशर कंपाउंडिंग हम कर देते हैं, हम वेलोसिटी कंपाउंडिंग कर देते हैं। अब आप कहते हैं कंपाउंडिंग क्यों करते हैं भाई, कि देखो प्रेशर ड्रॉप एक जगह ना होके स्टेज वाइज प्रेशर ड्रॉप हमको मिले, इस वजह से हम कंपाउंडिंग करते हैं। सडन प्रेशर ड्रॉप हमारे लिए फेवरेबल नहीं होता है, इसलिए हम कहते हैं भाई स्टेज में हो, मतलब एकदम से ऐसा ना हो कि सडनली हुआ फिर काम खत्म, तो स्टेज में करने के लिए हम करते हैं। तो वहाँ पे ऑप्शन है आपका सी, इसको हम भाई प्रेशर कंपाउंडिंग इम्पल्स टरबाइन भी कहते हैं, ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। होप सो इस क्वेश्चन को तो आप लोगों ने एक बार भी पढ़ा होगा तो कर लिया होगा, कंपाउंडिंग पढ़ा होगा तो कर लोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगेन, ये क्वेश्चन भी GATE गेट एग्जाम कब पूछा गया है 2014, मतलब जल्दी की ही बात है, पूछा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है भाई, कपलान क्या है, कपलान एक लो हेड टरबाइन है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। और यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है, कुछ पढ़ लेना, बाकी सारे के बारे में भी पढ़ लेना। ऐसा नहीं कि इस बार कपलान पूछा तो हर बार यही पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कोई ना कोई पूछ लेता है कि हाई हेड के लिए कौन सा यूज होता है, हाई डिस्चार्ज के लिए कौन सा यूज होता है, लो हेड लो डिस्चार्ज, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे ये पूछते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फ्लो फील्ड विच हैज ओनली कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इज।
अगेन ये भी गेट का क्वेश्चन है, कब पूछा गया है? 2014 GATE, मतलब देख रहे हो धुआंधार क्वेश्चन पूछा गया है गेट से। और ये GPSC का या GSSB का, सब भाई अपना ट्रेडिशन बदल रहे हैं, सबको गेट ES के क्वेश्चन पूछने हैं भाई। अब खुरमी से थोड़ा आप नाता तोड़ो और गेट ES से नाता जोड़ो। तो क्या होगा यहाँ पे, ये फार्मूला आप सभी को पता होगा, बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पे दो हमारे पास होता है क्या, एसेलरेशन। एक को हम कहते हैं लोकल एसेलरेशन, दूसरे को हम कहते हैं कन्वेक्टिव एसेलरेशन। ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे केवल कौन सा है, कन्वेक्टिव एसेलरेशन है। लोकल एसेलरेशन जो होता है मतलब जो टाइम से वेरिएबल होता है ना। अब देखो जो यहाँ पे वेलोसिटी का वेरिएशन है वो दो तरीके से हो सकता है, टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करे, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस वेरी करे। तो दो एसेलरेशन आएगा, ये विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस है जिसे हम कन्वेक्टिव कहते हैं, ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है जिसे हम लोकल कहते हैं। अब ये कह रहा है ये लोकल वाला तो है ही नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेरिएशन है नहीं। अगर टाइम के हिसाब से वेरिएशन नहीं होगा तो ऐसे फ्लो को हम क्या कहते हैं, स्टडी फ्लो कहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे स्पेस के हिसाब से हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सी, स्टडी तो है बट नॉन यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म होना होता तो दोनों जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए और ये वाला भी जीरो होना चाहिए। अगर दोनों जीरो नहीं होगा तो अनस्टडी अनयूनिफॉर्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, बहुत फेमस चीज़ें हैं। और शायद मैंने भी इससे पहले आपको टेस्ट सीरीज में कराया था एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी गेट एग्जाम में है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बोल्ट इन द रिजिड फ्लैंज कपलिंग कनेक्टेड टू द शॉक ट्रांसमिटिंग पावर आर सब्जेक्टेड टू। अब यहाँ पे भी डाउट है, देखो यहाँ पे ये आ रहा है, ये है आपका बोल्ट, ये कह रहे हैं कि इस पे कौन कौन से लोडिंग होगी। तो काफ़ी सारे जगह आपको ऑनलाइन की दुनिया में इसका आंसर मिल जाएगा, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। बट मुझे लगता है कि शेयर फोर्स इज द करेक्ट, बट यहाँ पे टॉर्सनल शेयर फोर्स ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। लेट्स सी कि GSSB वाले क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस आती है दैट इज टॉर्सनल स्ट्रेस, ये घुमाते रहते हैं। देखो इधर को एक फोर्स लग जाएगा, ये फोर्स लगेगा, ये वाला फोर्स, तो ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा, क्रश करने की कोशिश करेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, शेयर स्ट्रेस। कौन सी, टॉर्सनल शेयर स्ट्रेस। अब यहाँ पे क्या बेंडिंग आती है, तो देखिए जो बेंडिंग आती है, बट बेंडिंग के अगेंस्ट में इसकी डिजाइन नहीं होती है, क्योंकि बेंडिंग माइनर है मैक्सिमम। अगर फेलियर होगा इसका तो किसके वजह से होगा, शेयर स्ट्रेस की वजह से, न कि बेंडिंग के वजह से। जब बेंडिंग की वजह से फेलियर होगा नहीं तो हम डिजाइन बेंडिंग के हिसाब से क्यों करें। इसलिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन मुझे लगता है कि सी है, बट ऑब्वियसली जो वो देंगे वही मानना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, और फ्लाई व्हील कनेक्टेड टू द पंचिंग मशीन हैज सप्लाई द एनर्जी। अब जैसे ही न्यूमेरिकल आया आपको समझ लेना है भैया कि ये न्यूमेरिकल इन्होंने खुद नहीं बनाया है, ये किया है चोरी। तो कहाँ से चोरी करेंगे, एक ही ऑप्शन है GATE, गेट 2013 का क्वेश्चन है ये। सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, चेंज इन एनर्जी क्या होता है, I ओमेगा CS। अगर CS की बात करें तो क्या होता है, ओमेगा मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम एंगुलर स्पीड माइनस मिनिमम एंगुलर स्पीड डिवाइडेड बाई ओमेगा। ये ऑलरेडी आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, +-2। अब यहीं पे लोग गलती करते हैं, आपको 2 नहीं लेना है। अगर +-2 दिया गया है तो आपको दोनों को ऐड करके लेना है, मतलब कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 0.04। अगर आपने इतना कर लिया तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पे भाई, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई चेंज इन एनर्जी आपको दिया गया है ना, वर्क भाई न्यूटन मीटर, वही तो है वर्क एनर्जी। तो ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर आपको दिया गया है 20 का स्क्वायर कर लेना है, 0.04 कर लेना है, कैलकुलेट करोगे तो 25 kg/m²। जो भी भैया ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगेन मैंने पहले ही बताया कहाँ का क्वेश्चन है, गेट का। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इन द होलो सिलेंड्रिकल पार्ट मेड बाय द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग द डेंसिटी ऑफ द पार्ट। देखो ये क्वेश्चन तो है सिंपल, बट अगेन ये कहाँ का क्वेश्चन है, GATE 2088 मैकेनिकल में भी पूछा गया था। और ये जो 8 में ना, ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के जो प्रोडक्शन का पेपर होता है अलग से, उसमें पूछा गया था। मैकेनिकल में पूछा गया था 1989 में, काफ़ी पहले पूछा गया था। तो मतलब वहाँ से गेट दोबारा पूछ लिया गेट वालों ने, और फिर इन्होंने पूछ लिया, और ऐसे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं।
चूंकि ये कैसा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, मतलब फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगता है, आउटर साइड द रेडियस, ठीक है, सेंटर से बाहर के साइड लगता रहता है। तो जो भी यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे वो आउटसाइड की तरफ फेस करेंगे, मतलब फोर्स फील करेंगे और यहाँ पे इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे। जब आउटर साइड में इकट्ठा होंगे वो, तो आउटर साइड रीजन में क्या होगी, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये मैक्सिमम एट द आउटर रीजन। अगेन ये भी पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज अप टू लाइफ। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज में बहुत कराया है, होप सो कि इसका कैलकुलेशन आप कर लोगे। बट इसके कैलकुलेशन में थोड़ा सा एक लूप फॉल था, यहाँ पे n की वैल्यू दिया जाना चाहिए था। आप सभी को पता है कि वी टी के पावर एल, टेलर इक्वेशन, वी टी के पावर n इक्वल टू होता है c। देखो c का ना दे चलेगा, क्योंकि आप फाइंड आउट कर सकते हो ना भाई, इक्वेट कर देना है, बट n का तो चाहिए ना भाई, n का क्या है। तो अब n का यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 5 लेके आप सॉल्व करोगे। ये भी गेट का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है गेट 20009 में, तो 2019 का क्वेश्चन है ये। ये आपको और भी बहुत सारे जगह पूछा गया है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। बट यहाँ पे n की वैल्यू क्या लेना है, 0.5 लेना है। अगर हम लेते हैं वी टी के पावर 5 मतलब 1/2 ले लेते हैं, इज इक्वल टू c ले लेते हैं अगर, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो हमारा v है ना वो प्रोपोर्शनल है 1/√t के, ठीक है। अगर v प्रोपोर्शनल है, अगर यहाँ पे v1 लिखे तो यहाँ पे v1 आएगा नीचे। दैट्स मीन कि हम ये लिख सकते हैं कि v2/v1 इक्वल टू √t1/t2। अब कहोगे ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि रिलेशन दिया गया है, यहाँ पे वेलोसिटी को कम किया गया है, मतलब कहा गया है जो हमारा v2 है वो हाफ हो गया है हमारे v1 के, मतलब v1/2 हो गया है। ये वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, कर देंगे सब्स्टिट्यूट। ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, v2 की वैल्यू क्या रखना है भाई, v1/2, ये v1 से v1 कैंसिल, तो 1/2 इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये t1/t2, 1/4 इक्वल टू t1/t2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4t1 हो जाएगा। बट ये सब आपको नहीं निकालना है, आपको निकालना है कि चेंज क्या होगा। तो चेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई, चेंज हो जाएगा आपका t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाई t1 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज चेंज पूछा है। t2 की वैल्यू क्या है भाई, t2 की वैल्यू है 4t1 माइनस t1 डिवाइडेड बाई t1 कैंसिल कैंसिल मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा 3 मतलब 300%। तो ऑप्शन है आपका सी। बट सी कब आएगा, जब n की वैल्यू 0.5 लेके चलेंगे, और इन्होंने कुछ दिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ज्वाइनिंग प्रोसेस ऑटोजिनस है। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर दिया है। सिंपल क्वेश्चन है ये। ऑटोजिनस का मतलब क्या है कि जो सिमिलर मेटल होते हैं उनको उन्हीं को वेल्ड करके, मतलब सॉरी उन्हीं को मेल्ट करके जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑटोजिनस वेल्डिंग। तो एक तो है यहाँ पे फ्यूजन वेल्डिंग, जिसमें क्या होता है, दो सिमिलर मेटल को हम फ्यूज करके वेल्डिंग कर देते हैं। दूसरा है फ्रिक्शन वेल्डिंग में पता है कि आप क्या करते हो भाई, इतना लोड लगाते हो, फ्रिक्शन की वजह से मेल्टिंग होके वो ज्वाइन हो जाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फुल मोल्ड कास्टिंग प्रोसेस द पैटर्न इज मेड ऑफ। पैटर्न बनाया जाता है एक्सपेंडेबल पॉलीस्टीरीन का, और ये भी मैंने आपसे कई बार पूछा हुआ है टेस्ट सीरीज में इससे पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और उम्मीद से ये जो क्वेश्चन है ये भी पूछा गया आपके गेट एग्जाम 2015 में। अब कहोगे कि ये कैसे करते हैं, जिनको नहीं पता है, जो फ्रेशर हैं भैया, तो ये बनाते हैं पॉलीस्टीरीन का एक पार्ट, उसको डाल देते हैं, साइड में सैंड लगा देते हैं, उसमें मोल्टन मेटल को पोर कर देते हैं। इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है मोल्टन मेटल का, ये बेचारे भाई साहब निकालने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही बर्न आउट होकर इवापोरेट हो जाते हैं। नीचे से होल मार दो, वो भाई साहब बाहर निकल जाएंगे और आपका जो पैटर्न है, मतलब सॉरी आपका जो प्रोडक्ट है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो काफ़ी आसान होता है, क्योंकि सस्ता पड़ता है, इसलिए इनको उड़ा देना कोई बड़ी बात है नहीं। मतलब बर्न आउट हो जाएंगे, फिर नए मटेरियल का बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगेन ये भी पूछा गया क्वेश्चन है आपके गेट एग्जाम में, तो भैया आप गेट के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर अभी तक आप नहीं पढ़ रहे थे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है न्यूमेरिकल। अगर न्यूमेरिकल है तो कहाँ से चोरी किया गया रहेगा, गेट एग्जाम से। तो GATE गेट एग्जाम 2010 मतलब 2010 में पूछा गया था ये, बिना डेटा चेंज किए हुए सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। क्या पूछा गया है यहाँ पे, मीन इफेक्टिव प्रेशर। क्या फार्मूला होता है भाई, इंडिकेटेड पावर का बहुत फेमस फार्मूला है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा।
यहाँ पे लिख देते हैं K मतलब नंबर ऑफ सिलेंडर, फिर लिख देते हैं PM मतलब मीन प्रेशर, फिर लिख देते हैं स्ट्रोक लेंथ, फिर लिख देते हैं एरिया, फिर लिख देते हैं N क्या है अभी बताता हूँ, डिवाइडेड बाई 60। अब ये जो N है ना, ये है कि आप कितना पावर प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें, तो इसको आप ऐसे कह सकते हो कि नंबर ऑफ स्पार्किंग कितनी हो रही है। तो ये आपका जैसे 2 रिवोल्यूशन होता है 4 स्ट्रोक में, तब हमको मिलता है 1, और आपका जो 2 स्ट्रोक है पर रिवोल्यूशन में मिलता है। इसलिए अगर 4 स्ट्रोक के लिए आप लगा रहे हो तो जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है डिवाइडेड बाई 2 कर लेना, क्योंकि 2 रिवोल्यूशन में एक ही पावर स्ट्रोक मिलेगा। अगर 2 स्ट्रोक के लिए लगा रहे हो तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू जितना रिवोल्यूशन दिया गया है उतना ही पे रखना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो N की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 स्ट्रोक है या 4 स्ट्रोक है, तो ये आपका इंजन दिया गया है यहाँ पे 4 स्ट्रोक, यहाँ पे मेंशन है 4 स्ट्रोक है, तो सिंपली N की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, रिवोल्यूशन डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 11। अब सिंपल K की वैल्यू नंबर ऑफ सिलेंडर भाई नहीं दिए गए हैं, तो हम इनको एज्यूम कर लेंगे 1। ये इंडिकेटेड पावर दिया गया है, जी बिल्कुल दिया गया है इंडिकेटेड पावर, तो इंडिकेटेड पावर आपको पता चल गया। L और ये दिया गया है, नहीं दिया गया इंडिविजुअली, तो L और A भाई यूनिट से भी आप समझ सकते हो क्या बनता है, बन जाता है वॉल्यूम। तो अब सारा चीज बन गया है, अब आपको क्या करना है, सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ पे रख देंगे 950, थोड़ा ये आप किलोवाट वर्ड ध्यान से रख लेना आप लोग, ठीक है, हर जगह पे चेंज कर लेना यूनिट। तो ये है आपका, ये मीन प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है, तो P रख देते हैं। वॉल्यूम आपको दिया गया है, वॉल्यूम आपको दिया गया है 0.0259 मल्टीप्लाई ये क्या भाई, ये है आपका N आपने फाइंड आउट कर लिया है 00 डिवाइडेड बाई 60। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगी दैट इज़ 2000 किलो पास्कल मिलेगी। बट ठीक है, 2000 किलो पास्कल तो किलो पास्कल में दिया नहीं, मेगा पूछा गया है, तो ठीक है। ये जो 3 भाई साहब इनको इधर चढ़ा दो तो 6 हो जाएंगे, तो मेगा बन जाएंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 82, ऑटो साइकिल एफिशिएंसी इज हायर देन द डीजल साइकिल एफिशिएंसी फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट इनपुट बिकॉज इन ऑटो साइकिल। क्यों होता है ऐसा? हम सभी को पता है ज़्यादा होता है, मैक्सिमम पे डीजल का ज़्यादा होता है, क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुका है, डिस्कस भी किया हमने। खैर, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है भाई ऑटो का ज़्यादा क्यों होता है, उसका कुछ रीजन तो होता होगा, तो बिल्कुल रीजन है। देखिए, अगर कंप्रेशन रेशियो आपने फिक्स कर दिया तो क्या हो जाएगा भाई, आपका जो प्रेशर है फाइनल और इनिशियल वो सेम हो जाएगा, तो वहाँ तक तो समझ में आ गया। अब जब हीट एडिशन होगा दोनों साइकिल में, तो पहली साइकिल अगर डीजल हम लें तो वहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होगा, मतलब जो बर्निंग होगी वो कांस्टेंट प्रेशर पे होगी। दूसरी जो ऑटो साइकिल हमारी, वहाँ पे जो बर्निंग होगी वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगी। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर तो बढ़ेगा नहीं, बट जब वॉल्यूम कांस्टेंट है उस टाइम पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर प्रेशर दोनों बढ़ेंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पे हाई प्रेशर पे हीट एडिशन हो रहा है इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से प्रेशर बढ़ गया, मीन टेम्परेचर बढ़ गया। अब जब मीन टेम्परेचर बढ़ गया, आप सभी को पता है, आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी लगा लो यार, सब लगा लो, इसमें कह दो कि क्वालिटी ऑफ हीट बढ़ गई, फिर जो हो गया सब हो गया। ये सब होने की वजह से क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑटो साइकिल बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे ये, कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम होने की वजह से जो हमारे ऑटो साइकिल का प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ जाता है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इतना लंबा चौड़ा है तो संदेह होता है। संदेह ये होता है कि ये भी गेट एग्जाम से लिया गया है, 2017 में पूछा गया था। एक बार इसको आप रीड कर लेना। पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है भाई, फ्लो रेट डिवाइडेड बाय द एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो फ्लो रेट देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो फ्लो जा रहा है वही तो फ्लो रेट मेंटेन करेगा, और ये कह ही रहे हैं कि एरिया इसकी क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, मतलब एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। आप यहाँ पे भी देख लो, ये है आपकी एवरेज वेलोसिटी यहाँ के लिए, जब ये थोड़ा सा डेवलप हुआ है यहाँ के लिए, तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है ना इसकी, वो कांस्टेंट रहती है। तो इट इज़ कांस्टेंट एंड इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फुल्ली डेवलप्ड रीजन। जो फुल्ली डेवलप्ड रीजन की जो वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी, वही होती है इनिशियल से लेके फाइनल तक। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, मैट्रिक थ्रेड ऑफ पिच
2 mm arc thread angle given to you 60 is inspected for the pitch diameter using 3 wire method. The diameter the best size wire 84 नंबर क्वेश्चन है. अगेन न्यूमेरिकल है. न्यूमेरिकल है मतलब GAT. सारा क्वेश्चन गेट से उठा के दिया गया है. ये पूछा गया था 2013 में मतलब 2013 में. सिंपल फॉर्मूला होता है इसका D इक्वल टू क्या होता है P/2 SEC sec θ/2. अब आप कहोगे ये फार्मूला कहाँ से आया है भैया, तो वो डेरिवेशन हम नहीं जाएंगे उसमें, बस आप जान लो अभी के लिए फार्मूला होता है पिच होता है P होता है पिच ऑफ थ्रेड, और जो थीटा है दैट इज थ्रेड एंगल है. तो बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिया गया है, कुछ करना है नहीं. dP2 दिया गया है डिवाइडेड बाई 2. आप कहोगे mm में है तो मीटर में कर लें, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो पिच होती है वो mm में ही होती है बाय डिफ़ॉल्ट, इसलिए चेंज आपको नहीं करना है. और ये कर देना है SEC 30, क्योंकि ये दिया गया है आपका 60 डिवाइडेड बाई 2 तो हो जाएगा 30. जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.14, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका C. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी लंबा चौड़ा पूछा गया है. तो जब लंबा चौड़ा पूछा गया है इसका मतलब यही है कि ये भी गेट से होगा. तो गेट में कब पूछा गया था, ये 2016 में पूछा गया था. आप एक बार भाई साहब इसको रीड कर लेना. गैरोस्कोप फाइंड आउट करना है आपको, गैरोस्कोप का क्वेश्चन है. तो गैरोस्कोप मूवमेंट क्या हो जाएगा भाई, गैरोस्कोप मूवमेंट GM लिख देता हूं मैं इसको. तो क्या होता है I ओमेगा ओमेगा P. ये फार्मूला तो आप सभी लोगों को पता ही होगा. क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, क्या आपको फाइंड आउट करना है, सारी चीज़ें दिया गया है भाई, कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना है. तो ये 10 दिया गया है, ये 100 दिया गया है, और ये 20 लीनियर स्पीड कहाँ गई, लीनियर स्पीड 20 है. कितने रेडियस में घूम रहे हैं 100. तो क्या हो जाएगा V/R/ओमेगा P, अरे सॉरी V/R इक्वल टू ओमेगा P. तो वेरी सिंपल. तो ये हो जाएगा भाई 100, ये हो जाएंगे 5, और ये भैया 10 नहीं है 100 है, ठीक है. तो ये हो जाएगा 200. तो ऑप्शन हो जाएगा आपका A. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंसीडर अ रोटेटिंग डिस्क. अब ये फिर से अगेन आप इसको रीड कर लेना, मैं पूरी राम कहानी रीड नहीं कर रहा हूँ. तो ट्रांसलेशन ऑफ फॉलोवर का जो ट्रांसलेशन है आपसे पूछा गया है कि इस पूरे केस में कहाँ पे मैक्सिमम होगा. तो यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि 0 to 2 पाई के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं. तो 0 to 2 पाई के बीच का आप कहीं का भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं. ट्रांसलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, L लिख लेते हैं. ट्रांसलेशन इक्वल टू हो जाता है x² प्लस y², ठीक है. अब यहाँ पे x y की वैल्यू आपको नज़र आ रही होगी, 1 1 करके यहाँ पे रख लो. यहाँ पे पहले वाले को लिखोगे तो क्या हो जाएगा cos² t sin² t. cos स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 होता है, तो पहला वाला तो बहुत ही सिंपल आसानी से आ गया 1. दूसरा वाला में ये भाई साइन 2t रख दिया गया है, तो ये तो cos स्क्वायर होगा, बट ये क्या हो जाएगा 4 sin स्क्वायर t हो जाएगा. अब एक साथ इनको करना है तो cos को क्या कर लोगे, ये जो साइन स्क्वायर cos स्क्वायर t इक्वल टू 1 होता है, तो cos स्क्वायर को रख देना 1 माइनस साइन स्क्वायर. तो ये 4 साइन स्क्वायर था तो वो 3 साइन स्क्वायर हो जाएगा. तो इस तरीके से आपको हर टर्म में देख लेना है. और फिर मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो आपको देख लेना है कि किस वैल्यू के लिए किस एंगल पे कौन सा जो कंपोनेंट साइन आ रहा है, तो कहाँ पे मैक्सिमम होगा π/2 पे. तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको फाइंड आउट कर लेना है. जब सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2. उसी तरीके से इसको भी फाइंड आउट करना है, आएगी 2.06. ये कुछ आएगा, इसको फाइंड आउट करोगे तो 1.15 आएगा. तो ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा C, क्योंकि C के केस में सबसे ज़्यादा आ रहा है. थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि किस एंगल पे मैक्सिमम है, क्योंकि वेरिएबल एंगल दिया गया है 0 से 2 पाई के बीच का कोई सा भी लेना है जिस पे वो मैक्सिमम आ रहा हो. क्वेश्चन नंबर 87 है, ये सिंपल है, किंग पिन होता है यहाँ पे. आंसर A. यहाँ पे आप देख पाओगे बीच में किंग पिन लगा हुआ है ये, और ये दोनों भाई साहब इस तरीके से होते हैं कनेक्टेड. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आसान सा क्वेश्चन है. जो क्रैंक शाफ्ट का मेन बेयरिंग होती है, बेसिकली आप देख लो यहाँ पे ये क्रैंक शाफ्ट है आपकी, ये वाली, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, और इस पे जो बियरिंग लगी है ये हमारी मेन बियरिंग है. अब ये भाई साहब चलते रहते हैं भाई, कभी तो इनका वियर टियर होगा कि नहीं होगा. तो जब वियर होता है ना, टाइम के बाद जब इनका वियर होता है, तो वियर होने के वजह से ये क्या हो जाता है भाई, टेपर्ड हो जाते हैं या फिर आउट ऑफ राउंड हो जाते हैं. मतलब ये जो राउंड है ना, ये काम इनका राउंड नहीं रह जाता है जो कि हमको चाहिए. जब ये राउंड नहीं रह जाता है ना, तो एक हम प्रोसेस करते हैं जिस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रैंक शाफ्ट ग्राइंडिंग.
तो ग्राइंडिंग करके फिर से इसको हम क्या कर लेते हैं, राउंड कर लेते हैं। बट जब ग्राइंडिंग करोगे तो मटेरियल वहाँ से रिमूव होगा, तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा थिक बनाते हैं। मगर जब खराब हो जाता है तो चेंज भी करना पड़ता है, बट चूंकि कॉस्टली कंपोनेंट है इसलिए ग्राइंडिंग करते हैं। तो मतलब क्या है यहाँ पे आपका ऑप्शन है दैट इज बी, ठीक है, टेपर्ड हो जाता है आउट ऑफ राउंड, ठीक है। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, वैक्यूम एडवांस मैकेनिज्म ऑपरेट एट। वैक्यूम एडवांस मैकेनिज्म बेसिकली होता क्या है, क्यों करते हैं हम इसको? तो वैक्यूम एडवांस मैकेनिज्म क्या होता है, एडवांस जैसे नाम ही है, तो जो इग्निशन टाइम है उसको अगर एडवांस करना है आपको, नाम तो है एडवांस के लिए हम यूज़ भी करते हैं जनरली, बट रिटार्ड करने के लिए भी आप कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी का यूज़। बट किस इंजन में करते हैं भाई, किस टाइप के? तो लाइट, लो या मीडियम में करते हैं। तो यहाँ के लिए जो ऑप्शन है आपका लाइट इंजन लोड, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट सप्लाई द एफिशिएंसी ऑफ मैक्सिमम फॉर डीजल साइकिल। सभी को पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में तो कोई गलती होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, जब मिक्सचर रिक्वायर फॉर एसआई इंजन अंडर द नॉर्मल रनिंग ऑन द रोड। जब नॉर्मल रनिंग हो रही है तो कैसा मिक्सचर चाहिए, लीन। बहुत बार मैंने डिस्कस किया है, और जो हमने एएमबीआई और एमबीआई का आईसी इंजन का सोल्यूशन किया है उसकी जो प्लेलिस्ट है ना, मैं कहता हूँ उस प्लेलिस्ट को कर लो। आईसी इंजन का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। एक्सप्लेनेशन इतना डिटेल में वहाँ पे है कि पूरा आईसी इंजन वो कवर कर लेता है। जितने भी वीडियो हैं, कुछ आई थिंक 10 to 12 वीडियो हैं प्लेलिस्ट की, उतना आप देख लो, आईसी इंजन का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। अब यहाँ पे आप सभी को पता है, मैंने कई बार बताया, वैसे स्टार्ट के लिए स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा रिच मिक्सचर चाहिए, 9:1 का रेशियो, 10 नहीं है भैया, ये 1 है। अब आइडलिंग कंडीशन के लिए 12:1 चाहिए होता है। एसलरेट कर रहे हो तो 2B12 के आसपास का चाहिए होता है, क्योंकि ज़्यादा जब एसलरेशन करोगे तो पावर ज़्यादा चाहिए, तो रिच मिक्सचर सप्लाई करना पड़ेगा। इकोनॉमिकल किसे कहते हैं हम, 16:1 का रेशियो होता है। तो ये जो 16:1 का रेशियो है ये किस में आता है, लीन में आता है। अब आप कहोगे कि लीन का फिर पैरामीटर क्या है, तो वो होता है 14.7:1। अगर इससे ज़्यादा का रेशियो है तो लीन होगा, इससे कम का है तो रिच होगा। तो इसलिए ये सारे किस में आते हैं, रिच मिक्सचर में आते हैं। और ये जो होता है 16 ऊपर वाला जो बेसिकली लीन मिक्सचर होता है, कब सप्लाई करते हैं, इकोनॉमिकल रेट में या फिर जब सिंपल रनिंग हो रहा होता है उस टाइम पे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल हीटर आर क्लासिफाइड एज। ऑटोमोबाइल हीटर बेसिकली आप देखो ना, ये हीटिंग के लिए, कूलिंग के लिए, एयर कंडीशनिंग के लिए हम यूज करते हैं। किस टाइप से डिसाइड करते हैं भाई, मान लीजिए आपको हीटिंग करना है तो कहाँ से लाओगे, वो हीट कहाँ से पैदा होगी, आपके इंजन से। तो सोर्स ऑफ हीट के बेसिस पे कर सकते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ सर्कुलेटिंग एयर। कैसे सर्कुलेट कर रहे हो, एयर जो सर्कुलेट करोगे जिसको आपको हॉट या कूल करना, वो कहाँ से आएगी, हमारे इन्वायरमेंट से आएगी। तो डिपेंड अपॉन द सराउंडिंग कंडीशन। तो दोनों ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रीइंस्टॉल मीन्स, रीइंस्टॉल करना मतलब किसी चीज को दोबारा से लगाना। रीइंस्टॉल मतलब पुट बैक द सेम पार्ट यू रिमूव, जिसको आपने हटाया था उसको क्या किया, मेंटेनेंस करके आपने दोबारा से लगा दिया। नेक्स्ट है, द स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड इन द स्टार्टिंग मोटर इज प्रोड्यूस्ड बाई। कैसे प्रोड्यूस किया जाता है भाई, वहाँ पे रहता है परमानेंट मैग्नेट, जिसको बेसिकली हम यूज करते हैं, और यही प्रोड्यूस करता है आपके स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिस्कनेक्ट अ बैटरी फर्स्ट। बैटरी को अगर आप डिस्कनेक्ट करना चाहते हो तो पहले किसको डिस्कनेक्ट करोगे, तो डिस्कनेक्ट द ग्राउंड केबल फ्रॉम द बैटरी। ग्राउंड केबल को आप नेगेटिव वायर, नेगेटिव केबल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से चेचिस में कनेक्ट होता है। आपकी जो गाड़ी का चेचिस होता है ना, उसमें इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, इसीलिए कहते हैं कि ये क्या है, बेसिकली ग्राउंड है। तो पहले इसको कनेक्ट कर लेना है, अरे डिस्कनेक्ट कर लेना है। बैटरी को हटाने से पहले भैया इसको डिस्कनेक्ट कर लो, फिर बैटरी को हटाओ। और अगर जोड़ना हो तो उल्टा कर लो, पहले पॉजिटिव जोड़ लो फिर निगेटिव जोड़ लो, ठीक है, ये प्रोसेस है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ऐसा क्यों करते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ऐसा क्यों करते हैं, नहीं करेंगे तो क्या होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ थर्मिस्टर इज यूज इन द अल्टरनेटर रेगुलेट्स टू। थर्मिस्टर क्या करता है भाई, थर्मिस्टर बेसिकली जो हमारा टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर है, जो चेंज ऑफ टेम्परेचर है, उसको कंपनसेट करता है। कैसे कंपनसेट करेगा, क्योंकि ये टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस है, जो फिजिकल रेजिस्टेंस है ना उसको अल्टर कर देता है ये। तो कंपनसेट फॉर द टेम्परेचर चेंज, ठीक है, तो उसको चेंज कर देता है। कैसे चेंज करता है, रेजिस्टेंस चेंज करके।
नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, द बैटरी इज एंड द इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। बिल्कुल सही बात है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो यूज केमिकल टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन टर्बुलेंस चेंबर इन डीजल इंजन, टर्बुलेंस चेंबर क्यों होता है? मिक्सिंग और प्रॉपर बर्निंग के लिए होता है। टर्बुलेंस चेंबर जो फ्यूल होता है आपके ऑक्सिलरी चेंबर से मूव करते टर्बुलेंस चेंबर में चला जाता है, मिक्सिंग होती है, फिर बर्निंग थोड़ा यूनिफॉर्म हो जाती है उसके वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफर द हाईएस्ट रेजिस्टेंस टू द टॉर्शन। हाईएस्ट रेजिस्टेंस बात देता है वो बॉक्स वाला, जो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाला होता है, रिजिडिटी वाला, ठीक है, तो वो देता है बॉक्स, मतलब रेक्टेंगल जो सेक्शन होता है वो देता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको डी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस यूज टू मेजर द क्लियरेंस बिटवीन द वॉल्व एंड टैपेट। वॉल्व एंड टैपेट मतलब भाई बेसिकली टैपेट क्या होता है, जो रोटरी मोशन लीनियर मोशन का कन्वर्जन करता है, डायरेक्टली भी कर सकता है, इनडायरेक्टली भी कर सकता है। तो उनके बीच का जो क्लियरेंस होता है वो मेजर करता है फिलर गेज, ठीक है। बाकी ये दोनों जो भाई साहब हैं मैक्रो वाले हैं और स्लिप गेज हैं, ये पैरेलल डिस्टेंस मेजर करते हैं। जो आपके स्नैप वाले हैं ये मतलब कोई डिफाइंड डायमीटर है तो मेजर करते हैं कि जिस डायमीटर का हमने बनाने की कोशिश किया था उसी का बना है कि नहीं बना है। तो ऑप्शन यहाँ पे है आपका डी, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। और वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। खैर, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।